गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। दुर्खिम आपने कल देखा था, हमने उनके जीवन विधि के बारे में लाइफ स्केच उनका देखा था। उसमें देखा था कि दुर्खिम स्वयं को कॉम्ट का बौद्धिक उत्तराधिकारी मानते हैं। तो समाजशास्त्री पद्धति के नियम दुर्खिम की महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सन 1895 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा अपनी कृति समाजशास्त्री पद्धति के नियम में दी है। जिस समय उस पुस्तक की रचना हुई उस समय समाजशास्त्र एक नवोदित विषय के रूप में सब स्थापित हो रहा था। दुर्खिम ने भी यह बात महसूस की कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में तब तक स्थापित नहीं किया जा सकता जबकि इसकी एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के लिए एक विस्तृत अध्ययन पद्धति विकसित ना हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्खिम ने इस पुस्तक की रचना की। तो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम जो उनकी पुस्तक थी वो 1895 में प्रकाशित हुई। इस ग्रंथ में या इस पुस्तक में उनके 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य की परिभाषा को प्रस्तुत किया है। द्वितीय अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन के नियम निर्धारित किए हैं। तृतीय अध्याय में सामान्य वैद्यकीय तथ्यों का विश्लेषण किया है। चतुर्थ अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या की गई है। पांचवें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। छठे अध्याय में निर्वचन तथा सामान्यकरण की प्रणालियों से संबंधित है तथा अंतिम अध्याय में दुर्खिम ने अपने संपूर्ण विवेचन का संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। हम यहाँ सामाजिक तथ्य पर दुर्खिम के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों। यहाँ पे उन्होंने दो चेतनाओं की बात की, सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना। वो कहते हैं कि तथ्य वे है जो सामूहिक चेतना से संबंधित है पर व्यक्तिगत तथ्य से परे है, मतलब व्यक्ति से परे है, व्यक्ति से स्वतंत्र है। वो सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर दुर्खिम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय क्षमता या विशेषता होती है। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम पुस्तक के प्रथम अध्याय की अंतिम पंक्तियों में सामाजिक तथ्यों को विस्तृत रूप से समझाते हुए दुर्खिम लिखते हैं, सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी एवं अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व रखता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार करने के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों में दुर्खिम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को भी सम्मिलित करता है जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं जैसे आत्महत्या, विवाह एवं मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग समान रहती है, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। निवास करने के तरीके को भी क्रिया करने का तरीका माना गया है। नगरों में जनघनत्व में वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान, जीवन व्यतीत करने के तरीके को भी सामाजिक तथ्य माना गया है। तो हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य क्या हैं। सामाजिक तथ्य स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्य की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। अब हम सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता क्या है? सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। तो सामाजिक तथ्यों को दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है तब वह यह भी सोचता है कि विवाह साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो। उसकी इस सोच पर सामाजिक दबाव होता है। अतः जो उसकी ये सोच है या उसके ऊपर जो सामाजिक दबाव है, इसे ही दुर्खिम सामाजिक तथ्य कहते हैं। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है, समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना सीखते हैं। किस चीज़ को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा समझा जाएगा, यह हमें समाज ही बताता है। दूसरा है सार्वभौमिकता।
सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन हमारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं, वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम हैं। इनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। जैसा समाज होगा, जैसा उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तथ्य होंगे। भारत में अगर महिलाएं घूंघट निकालती हैं तो यूरोपीय समाज में नहीं। अभिवादन के लिए हम हाथ मिलाते हैं या हाथ जोड़ते हैं या गुड मॉर्निंग, किसी जो भी हम अभिवादन का तरीका अपनाते हैं, ये सभी सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्य सामाजिकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी इन्हें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्योहारों को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में भी क्या बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी व्यक्ति परिवार एवं समाज से ग्रहण करता है और धीरे धीरे सभी उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। उसकी आदतें उसके एक व्यवहार में सम्मिलित हो जाती हैं। वह भी इन्हें आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य चूँकि समाज की उपज है, अतः सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षणों जैसे कालापन, गोरापन, आँख, नाक, काल आदि की बनावट की तरह माता पिता से प्राप्त नहीं होते, अर्थात शारीरिक विशेषताओं की तरह हमें प्राप्त नहीं होते, वरन हम इन तथ्यों को हमारी सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम इनको सीखते हैं। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि उसे अभिवादन कैसे करना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, तो शिक्षण संस्थाएं हमें समाज के कानूनों, विश्वासों आदि का ज्ञान कराती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखता है। केवल वे सीखे हुए व्यवहार ही जो किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं, सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र है। भौतिक नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति क्रिया इन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, अतः ये किसी एक व्यक्ति के नहीं वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। दुर्खिम इन्हें सामाजिक धाराएं कहता है। समय समय पर ये धाराएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती हैं। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति हैं जो व्यक्ति व्यवहारों में प्रकट होती हैं। यह शक्ति समूह की देन है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां आदि जो सामाजिक तथ्य हैं, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज की उपज है। नेक्स्ट है बाह्यता। सामाजिक तथ्य की एक विशेषता यह भी है कि ये समाज विज्ञानी के व्यक्तिगत विचार, व्यक्ति चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता। सामाजिक तथ्य की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए व्यक्तिगत तथ्यों से ये पृथक एवं भिन्न होते हैं। सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र होता है। जैसे मनुष्य के मन में विचारों का जन्म विभिन्न कोष्ठों की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण होता है, उसी प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना एवं सामूहिक विचारों का जन्म होता है। फिर भी उनका अस्तित्व व्यक्ति विशेष की चेतना से बाहर और पृथक होता है। नेक्स्ट है बाध्यता। सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता यह भी है कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यमूलक होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं होती, वरन ये सामूहिक चेतना के परिणाम होते हैं, अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं। व्यक्ति से बाहर की वस्तु होने के कारण ही ये व्यक्ति पर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए दबाव डालते हैं। सामाजिक तथ्यों के पीछे समाज एवं समूह की शक्ति होती है।
इस शक्ति के प्रभाव एवं दबाव के कारण ही व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है जैसा समाज उससे चाहता है या जैसा समाज उसे निर्देशित करता है। सामाजिक दबाव या शक्ति व्यक्ति से बाहर की वस्तु और व्यक्ति से श्रेष्ठ होती है, अतः व्यक्ति उसके सामने नतमस्तक होता है, झुकता है, समाज के नियमों और आदेशों को शिरोधार्य करता है। समाज इस शक्ति का पता सामान्य जीवन और सामान्य स्थिति में नहीं लगता, अपितु उस समय लगता है जब हम इसका विरोध करते हैं, उसे नकारते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। तब समाज उसके विरुद्ध रोष प्रकट करता है, हमारे लिए दंड की व्यवस्था करता है। तब हमें उन सामाजिक तथ्यों की बाध्यता का अनुभव होता है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की बाह्यता और बाध्यता को प्रकट करने के लिए अनेक उदाहरण दिए। दुर्खिम ने व्यक्तिगत और सामूहिक मस्तिष्क में भेद किया है। राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना व्यक्तिगत भावना से प्रबल होती है। व्यक्तिगत भावना के आधार पर बलिदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर बलिदान करने वालों से कम होती है। तो इस प्रकार दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं बताई। दुर्खिम के अनुसार नैतिकता भी एक सामाजिक तथ्य है और सामूहिक चेतना इसके उल्लंघन पर नियंत्रण लगाती है। नैतिकता के उल्लंघन पर समाज दंड की व्यवस्था करता है, चाहे वह अधिक कठोर नहीं हो। समाज के कानून, प्रथाएं, परिपाटियां सामाजिक तथ्य हैं। हाँ, यदि हम इसका विरोध करते हैं, अवमानना करते हैं तो हमें दबाव महसूस होता है, समाज हमें ऐसा करने से रोकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सामाजिक तथ्यों में बाह्यता, बाध्यता का गुण है, दबाव डालने की इनमें शक्ति है। दुर्खिम कहता है कि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता को हम कई रूपों में, कई बार प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप में। इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने समाजीकरण और शिक्षा का उदाहरण दिया। समाजीकरण और शिक्षा के द्वारा हम बच्चे पर कार्य करने, अनुभव करने, देखने और विचार करने के तरीकों को थोपते हैं। प्रारंभ से ही बच्चे को हम नियमित समय पर खाना पीना, सोना, बैठना कर सब चीज़ें समय पर या अनुशासन में जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं। हम उसे स्वच्छता, शांति तथा आज्ञाकारिता के लिए बाध्य करते हैं। हम उसे दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने, परंपराओं, नियमों, रीति रिवाजों आदि का सम्मान करना सिखाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम बचपन से ही समाजीकरण के द्वारा नैतिक नियमों की बाध्यता को उसे सिखाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार जो एक सामाजिक तथ्य है वो बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है, जिसका प्रयोग यह व्यक्ति पर करता है अथवा व्यक्तियों में प्रयोग कर सकने के योग्य है, और इस शक्ति की उपस्थिति उसके लिए विशिष्ट अनुमति से या इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के प्रतिरोध से जानी जाती है। तो इस प्रकार हमने दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा और परिभाषा देखी। हमने देखा कि उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि ये सामाजिक तथ्य जो है काम करने, सोचने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति से बाह्य हैं और व्यक्ति के ऊपर बाध्यकारी हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की जो विशेषताएं बताई, उनमें उन्होंने कहा कि वस्तुओं के रूप में समझो आप, तभी तो आप वैज्ञानिक पद्धति को विषय के रूप में लागू कर सकते हो। उन्होंने कहा कि ये जो सामाजिक तथ्य हैं सार्वभौमिक हैं। उन्होंने इसकी जो विशेषताएं बताई, बाह्यता, बाध्यता, अधिव्यक्ति के हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इनकी उत्पत्ति समाज से ही होती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम और सामाजिक तथ्यों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।